सज्जनों, प्यारे देशवासियों, नौसेना दिवस भारतीय नौसेना के लिए एक पावन पर्व है। पूरा देश वीर नौसैनिकों को उनकी निष्ठा, पराक्रम और बलिदान के लिए नमन अर्पित करता है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति से आज के ऐतिहासिक अवसर की गरिमा स्वर्णिम रूप से उज्जवल हो गई है। सभी दर्शकों से निवेदन है, भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत सम्मानजनक तालियों के साथ करें। भारतीय नौसेना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन के बल पर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर पूरी निष्ठा और संकल्प के साथ अग्रसर है। मैं निवेदन करता हूं नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार से, श्रीमान कृपया सभा को संबोधित करें। Admiral R. Hari Kumar, Chief of the Naval Staff. Shri Narendra Modi ji, Honorable Pradhan Mantri of Bharat, Shri Ramesh Bhai ji, Honorable Governor of Maharashtra, Shri Eknath Shinde ji, Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Rajnath Singh ji, Honorable Raksha Mantri, Shri Narayan Rane ji, Honorable Union Minister of MSMEs, Shri Devendra Fadnavis ji, Honorable Deputy Chief Minister, Shri Ajit Pawar ji, Honorable Deputy Chief Minister, General Anil Chauhan ji, Chief of Defence Staff, distinguished dignitaries, Vice Admiral Dinesh Tripathi, Flag Officer Commanding in Chief, Western Naval Command, flag officers, guests, ladies and gentlemen, and most importantly, the people of Sindhudurg. Namaskar to all of you. It is a matter of great pride that we have our Honorable Pradhan Mantri, Shri Narendra Modi ji, amongst us for this historic event. Pradhan Mantri ji, last year our indigenous aircraft carrier INS Vikrant was commissioned by you और आपने नौसेना के नए निशान को भी अनवेल किया। भारत की विरासत से प्रेरित एक ऐसा निशान जो गुलामी की मानसिकता से मुक्ति को दर्शाता है। नाम, नमक और निशान एक सैनिक के लिए सर्वोपरि होता है। हमारा ये नया निशान भारत के वीर योद्धा और महाराष्ट्र के वीर पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा से प्रेरित है। After 300 years of subjugation, Chhatrapati Shivaji carved out Swarajya. He had the foresight to invest in sea power. Sindhudurg fort here is testament of his important message, that is, Jalameva Yasya, Balameva Tasya, or one who controls the seas is all powerful. A message that will serve our nation very well. आज हमारा देश एक ऐसा ही दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। 2047 तक विकसित भारत के उस संकल्प की सिद्धि में भारतीय नौसेना अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रही है। हमारे प्रयासों के दो पहलू हैं। एक, राष्ट्र की सुरक्षा कहीं भी, कभी भी, किसी भी कीमत पर। दूसरा, राष्ट्र की आकांक्षाओं की पूर्ति, राष्ट्र निर्माण हो या नारी शक्ति हो या एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहलों
या आत्मनिर्भर हो, नौसेना पूरी तरह से समर्पित भाव से कार्य करेगी। On Navy Day, we look at the year gone by, acknowledge our achievements, study the setbacks, and determine the path ahead. 4 December 1971 की वो रात जब हमारे मिसाइल बोट्स ने कराची हार्बर को डिस्ट्रॉय कर दिया, आज भी हमें प्रेरणा देती है। While this operation was successful, what was important is the adoption of unconventional approach of deploying our missile boats acquired for coastal defense on offensive task. ये वही सोच है जिससे महाराष्ट्र के लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा प्रचलित की गई गनीमी कावा या अंग्रेजी में गरिल्ला वॉरफेयर की नीति के नाम से भली भांति जानते हैं। It is with this out-of-the-box mindset that we moved Navy Day celebration to Sindhudurg or to Karmabhumi. So before concluding, I take this opportunity to convey to you, Honorable Pradhan Mantri ji and 140 crore भारतीय की भारतीय नौसेना देश के प्रति अपने कर्तव्य के लिए तैयार है, हरदम तैयार है और जी जान से तैयार है। जय भारत, शनो वरण। देवियों और सज्जनों, मैं अब निवेदन करता हूं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नारायण राणे जी से, श्रीमान कृपया सभा को संबोधित करें। Ladies and gentlemen, please welcome Shri Narayan Rane, Honorable Minister of MSME Enterprises, Government of India. भारतीय नौसेना दिवस पर महाराष्ट्र में कोकण में मालवण विभाग में सिंधुदुर्ग किले के ऊपर ये समारोह शुरू है। इस कार्यक्रम के लिए हमारे देश के लाडले जननायक माननीय पंतप्रधान श्रीयुत नरेंद्र मोदी जी ये हमारे मालवण में आए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1664 में जो किला बांधा, वो किले पर आकर नया जो राजकोट में महाराज का छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला लगा है, उनका अनावरण किया और उसके बाद में हम इस तारकर्ली में आए हैं। मैं ये प्रथम नौसेना के सभी अधिकारी वर्ग को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया डिसिप्लिन मेंटेन करके यह आयोजन किया है और समझता हूं कि जो काम हुआ है 3 महीने में काम हुआ वो बढ़िया काम हुआ। मैं उनका अभिनंदन करतो। बंधू भगिनींनो, मी माननीय पंतप्रधानांची परवानगी घेतली। मी मराठीत बोलणार आहे की यासाठी हा परिसर सगळा मराठी माणसांचा आहे। 1664 साली या किल्ल्याच्या जागी छत्रपती शिवाजी महाराज आले। त्यांनी हा परिसर पाहिला आणि त्यांना वाटला सुरक्षित परिसर आहे किल्ल्यासाठी आणि मग त्यांनी हा या ठिकाणी हिरोजी इंदुलकरांना हा किल्ला बांधायला सांगितला आणि त्याप्रमाणे हा किल्ला बनलेला आहे। आपण पाहता त्याप्रमाणे रायगडी किल्ला
इंदुलकरांना बांधा असताना तोही बांधला. अनेक किल्ले त्यांनी वास्तू त्यांनी बांधल्या. रायगड किल्ला झाल्यानंतर तिथल्या सर्व व्यवस्था पाहिल्यानंतर माननीय छत्रपती शिवाजी महाराज हिरोजी इंदुलकरांना म्हणाले, बोलवलं त्यांनी, म्हणाले हिरोजी तुम्ही फारच सुंदर काम केलंय, किल्ला चांगला बांधलाय, तुम्हाला काय हवंय, मी काय देऊ. आजचा काळ असता तर कोणी आमदारकी खासदारकी काय काय मागितलं असतं, पण त्यावेळेला हिरोजी म्हणाले साहेब मला काही नको आहे, काही नको आहे. परत महाराज म्हणाले हिरोजी काय पाहिजे सांगा. मग हिरोजी म्हणाले साहेब मला मंदिरा जरेश्वर मंदिराच्या पायथ्याशी या स्टेप आहे, पायऱ्या आहेत, तिथल्या शेवटच्या पायरीवर माझं नाव लिहिण्याची मला परवानगी द्या, मला तुमच्या पायाशी असू द्या, पायाशी असू द्या. त्यावेळेचे मावळे, त्यावेळेचे सर्व सहकारी शिवाजी महाराजांचे काय निष्ठा, काय प्रेम होतं याचा प्रत्यय आणून देणारा हा प्रसंग आहे. हा किल्ला उभा राहिला आणि महाराज आपल्याला शिस्त आणि निष्ठा आणि प्रेम हे देशासाठी समाजासाठी कसं द्यावं याचं प्रतीक आहे. माननीय पंतप्रधान 4 राज्याच्या निवडणुका देशात होत्या, 3 राज्याच्या निवडणुका जिंकून ते आज आपल्या मालवणमध्ये आलेले आहेत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचं अनावरण करायला. मी आपल्या सर्वांच्या वतीने त्यांचं अभिनंदन करीन, खूप खूप अभिनंदन करीन. आम्हाला प्राऊड आहे, घमेंड आहे आमच्या पंतप्रधानांबद्दल. जिथे जातील तिथे यश घेऊन येतील असा त्यांचा पायगुण आहे. आणि म्हणूनच त्यांनी काल जो विजय मिळवला ते आतापर्यंतचा विजय, आतापर्यंत 9 वर्षाचं त्यांचं काम त्यांनी या देशातील जनतेला दाखवून दिलं. हा भारत देश एक आत्मनिर्भर बनावा, महासत्ता बनावा म्हणून त्यांचे प्रयत्न आहेत. याला तुम्ही सर्वांनी आशीर्वाद द्यावे, सहकार्य करावं ही माझी तुम्हाला विनंती आहे. साहेब बोलणार आहेत, मी जास्त वेळ घेणार नाही, पण त्यांनी ते ज्या प्रकारे काम करतायत, मेहनत करतायत, कष्ट घेतायत पाहता त्यांना दीर्घ आयुष्य आणि उत्तम आरोग्य आमच्या रामेश्वराने महादेवाने द्यावं अशी मी प्रार्थना करतो आणि रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. देवियों और सज्जनों, मैं अब निवेदन करता हूं भारत के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी से, श्रीमान कृपया सभा को संबोधित करें. Ladies and gentlemen, please welcome Shri Rajnath Singh, the Honorable Defence Minister of India. भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गवर्नर महाराष्ट्र आदरणीय रमेश वैश्य, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ जी शिंदे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर श्री नारायण राणे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र श्री अजीत जी पवार, चेयरपर्सन महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल श्रीमती नीलम गोरे, महाराष्ट्र सरकार के सभी सम्मानित मंत्रीगण, श्री विनायक राउत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जनरल अनिल चौहान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एडमिरल आर हरिकुमार चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, अन्य अतिथिगण, मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इस महत्वपूर्ण आयोजन में हार्दिक स्वागत करता हूं और इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति के लिए प्रधानमंत्री जी मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं. आपका सानिध्य हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. मैं हमारे नेवल ऑफिसर्स, हमारे सारे सेलर्स और उनके परिजनों को नेवी डे पर मैं अपनी हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. प्रधानमंत्री जी, आज
आप द्वारा छत्रपति महाराज शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया जाना हमारे लिए, मैं मानता हूं, यह सौभाग्य का क्षण है। साथियों, छत्रपति जी का पूरा जीवन हम सबके लिए एक प्रेरणा का कार्य करता है। छत्रपति शिवाजी ने अपने विजन से एक भविष्योन्मुखी राज्य स्वराज्य की स्थापना की। उन्होंने तब के समय में भी नेवी के महत्व को पहचाना और भारत की समृद्ध नौसैनिक परंपरा में एक नया अध्याय जोड़ा। साथियों, एक साधारण शासक और एक स्टेट्समैन में बड़ा अंतर होता है। एक साधारण शासक वर्तमान वास्तविकता के आधार पर ही वह दुनिया को देख पाता है, लेकिन एक स्टेट्समैन अपने वर्तमान से आगे देखने वाला विजनरी हुआ करता है। एक स्टेट्समैन आज की वास्तविकताओं से आगे जाकर भविष्य की संभावनाओं को भी देखने की वह क्षमता रखता है। छत्रपति शिवाजी सही मायने में एक स्टेट्समैन थे। नेवल पावर के महत्व को समझना उनकी स्टेट्समैनशिप को दर्शाता है। कॉलोनियल मेंटालिटी से बाहर निकलने के प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर नेवी द्वारा अपनाया गया नया इनशाइन छत्रपति शिवाजी महाराज की ग्लोरियस लेगेसी से इंस्पायर्ड है। साथियों, आज हम सभी नेवी डे के अवसर पर यहाँ एकत्र हुए हैं। किसी भी मेजर ग्लोबल पावर के लिए एक सशक्त नेवी का होना यह अत्यंत आवश्यक है। अनेक स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इंटरनेशनल लेवल पर सभी आर्म्ड फोर्सेस में नेवी पावर प्रोजेक्शन का एक सबसे अच्छा और सशक्त माध्यम है। अतः स्वराज्य को सशक्त करने के लिए एक लीडर के द्वारा नेवल कैपेबिलिटीज को अपग्रेड करना और उन्हें आवश्यक रिसोर्सेज प्रोवाइड करना यह दिखाता है कि वह लीडर वास्तव में एक विजनरी स्टेट्समैन है। साथियों, अब यदि आप यह सोच रहे हो कि मैं छत्रपति महाराज शिवाजी की बात कर रहा हूं या हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की बात कर रहा हूं, तो मैं कहना चाहूंगा कि दोनों ही विचार अपने में बिल्कुल सही हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज हों या उनके द्वारा प्रशस्त किए गए मार्ग पर आगे बढ़ रहे हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हों, दोनों में नेवी पर ध्यान देकर अपने राष्ट्र और समाज को सुरक्षित रखने का महनीय प्रयास देखा जा सकता है। साथियों, महज एक दशक पहले तक ऐसा माना जाता था कि देश जो भी थ्रेट फेस कर रहा है वह सिर्फ लैंड बेस्ड है और नेवी का उतना महत्व नहीं समझा जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी जब आए तो उन्होंने इस सीमित सोच और पुअर असेसमेंट से कहीं ऊपर उठकर आर्मी और एयरफोर्स के साथ साथ नेवी पर भी विशेष रूप से उन्होंने फोकस किया। आज भारतीय नौसेना स्वदेशीकरण की ओर पहले की अपेक्षा तेजी से आगे बढ़ रही है। कुछ ही महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भी राष्ट्र को समर्पित किया। पहले हमारी नेवी का अधिकांश इक्विपमेंट इंपोर्टेड होता था, लेकिन आज हम बायर नेवी से अब बिल्डर नेवी बन चुके हैं। आज हम भारतीय नौसेना को कोस्टल नेवी से ब्लू वाटर नेवी बना रहे हैं। नेवी का यह ट्रांसफॉर्मेशन सही मायने में प्रधानमंत्री जी की विजनरी लीडरशिप को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 9-10 वर्षों में भारत ने जो अभूतपूर्व प्रगति की है, आप सभी जानते होंगे, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद बढ़ा है। यह सब सारी उपलब्धियां आपके नेतृत्व में इस देश ने हासिल की हैं। इसके उदाहरण तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं कुछ उदाहरणों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जैसे भारत में जो सीमा के पास सटे हुए गांव थे, उनको संज्ञा दी जाती थी यह भारत के सबसे अंतिम गांव हैं, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। आज सीमावर्ती इलाकों में भी नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि भारत के वह गांव आज भारत के आखिरी गांव के रूप में नहीं, बल्कि भारत के पहले गांव के रूप में वह जाने जाते हैं। साथियों, इसी प्रकार पास्ट में लंबे समय तक महिलाओं को सुरक्षित कैसे रखा जाए, मात्र
इस पर विचार किया जाता रहा है, पर आज महिलाएं देश को कैसे सुरक्षित रख सकती हैं इस पर विचार किया जा रहा है और कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। आज इस देश की नारी शक्ति सेना से लेकर संसद तक हर भूमिका में देश के विकास में साझेदार बन रही है। इसी प्रकार के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं जो राष्ट्र के चहुमुखी विकास में माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता को दिखाते हैं। मैं एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने व्यस्त दिनचर्या में से बहुमूल्य समय हम सबके उत्साहवर्धन के लिए निकाला। आपकी उपस्थिति निश्चित रूप से नेवी के हमारे सेलर्स में एक नई उमंग और उत्साह भरने का काम करेगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः इस नेवी डे के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना मैं निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, मैं अब निवेदन करता हूं महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी से। श्रीमान कृपया सभा को संबोधित करें। Ladies and gentlemen, please welcome Shri Eknath Shinde, the Honorable Chief Minister of Maharashtra. नौसेना दिवस आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचं अनावरण या प्रसंगी उपस्थित आपल्या देशाचे लोकप्रिय आणि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी, आपले राज्यपाल महोदय, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे साहेब, दोन्ही आमचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी आणि अजित पवारजी आणि सर्व मान्यवर आणि उपस्थित नेव्हीचे प्रमुख हरीश सिंगजी, त्यांचे सर्व सहकारी, उपस्थित नेव्हीचे सर्व अधिकारी कर्मचारी आणि या कोकणातील बांधव भगिनी आणि पत्रकार मित्रांनो, शिवपराक्रमानं पावन झालेल्या या भूमीमध्ये मी आज देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींचं या महाराष्ट्राच्या 12.5-13 कोटी जनतेच्या वतीने मनापासून स्वागत करतो। त्यांचं मनापासून मी अभिनंदन करतो। आज इस नौसेना दिवस के अवसर पर मैं हमारे भारतीय नौसेना के सभी अधिकारी और नौसैनिक भाई बहनों को हृदय से शुभकामनाएं भी देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन इसलिए भी करता हूं कि कल ही राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फिर एक बार मोदी मैजिक सभी लोगों ने देखी है और इस ऐतिहासिक विजय के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से अभिनंदन भी करना चाहता हूं। इस देश में नेवी का कार्यक्रम है, फिर भी जो कल विजय हासिल हुई है इससे हमें खुशी है और इसलिए इस देश में गारंटी का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी जी है। ये देशवासियों ने साबित करके दिखाया है। देश के जनता को, जनता के दिलों को जोड़ने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी इस महाराष्ट्र की धरती पे आए हैं, इसलिए हमें गर्व है, अभिमान है
और आनंद भी है। पहले कहते थे हर घर मोदी, पर अब कहते हैं मन मन मोदी। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है और इसलिए मैं यही कहूंगा कि आज यहाँ पर सागर की लहरें हम देख रहे हैं और कल पूरे देशवासियों ने भी मोदी नाम के लहर को भी देख लिया है। ये भी खुशी की बात है और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि मोदी जी ने हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में जितने सम्मान के साथ आज लोग ले रहे हैं, देश का नाम दुनिया में रोशन करने का काम, देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जाने का काम ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसलिए हमें खुशी है और हम इसलिए भी खुश है कि आज महाराष्ट्र में आज केंद्र और राज्य के दोनों के सहयोग से इस राज्य का भी विकास हो रहा है। ये राज्य को भी सर्वांगीण विकास की ओर ले जाने में भी हमें केंद्र सरकार और मोदी जी की साथ है और इसलिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज नौसेना दिन के इस भव्य दिव्य समारोह में कुछ पहले ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज जो हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक, उनके प्रतिमा का भव्य दिव्य स्वरूप में जो प्रतिमा वहां खड़ी है उसका अनावरण किया है, शुभारंभ किया है। ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। ऐसा आज प्रतीत होता है कि आज पूरा महाराष्ट्र नहीं पूरा राष्ट्र इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज का अभिवादन कर रहा है, उनके सम्मान में नतमस्तक हो रहा है। इस स्वर्णिम और ऐतिहासिक क्षण के लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। महाराष्ट्र को 720 किलोमीटर के प्रकृति ने समुद्र तट की बड़ी महत्वपूर्ण सौगात दी हुई है और ये हम सामने देख रहे हैं। इस धरोहर संपत्ति की रक्षा में जुटे देश की जल सीमा की सुरक्षा में तैनात नौदल अधिकारी जवानों को मैं महाराष्ट्र की जनता की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। शिवाजी महाराज जी ने निर्माण किए हुए ये जलदुर्ग है, हमारे राष्ट्र की संपत्ती है, गौरव के ये प्रतीक है आणि म्हणून मी प्रधानमंत्री महोदयांच्या पुढाकारातून शिवछत्रपतींची राजमुद्रा भारतीय नौसेनेच्या ध्वजामध्ये समाविष्ट केली, त्याबद्दल देखील मी मनापासून धन्यवाद देतो। ब्रिटिश राजवटीच्या खुणा पुसून आत्मनिर्भरतेचं सूचिन्ह म्हणून ही राजमुद्रा या ध्वजावर फडकू लागली आहे, अभिमानाने फडकती आहे। हा महाराष्ट्राचा अभिमान आणि गौरव आहे। आपल्या नौसेनेतील देखील एक ऐतिहासिक कामगिरी या करणाऱ्या आमच्या एका महिला अधिकारी देखील आहेत आणि त्या महाराष्ट्राच्या कन्या आहेत। एका युद्ध नौकेचं ते या ठिकाणी नेतृत्व करतात। ही देखील बाब आमच्या सगळ्यांसाठी चांगली आहे आणि देशातील महिलांच्या आत्मसन्मानाचं आत्मनिर्भरतेचं नवं पर्व मोदीजींमुळे सुरू झालं, याचाही आपल्या सगळ्यांना अभिमान आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी या देशाला आरमार दिलेला आहे। सिंधुदुर्ग किल्ला त्याचं एक ज्वलंत उदाहरण आहे आणि भारतीय आरमाराचे ते जनक आहेत, जनक होते। शिवछत्रपतींनी जगाचे डोळे दिपतील अशा अभेद्य जलदुर्गाची उभारणी केली। अभेद्य सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर आज आपण नौसेना दिवस साजरा करतो आहोत। कोकणच्या किनाऱ्यावर बलशाली अशा भारतीय नौसेनेचं वैभव पूर्ण अवतरलेलं आहे आणि म्हणून आज मी नौसेना दिन महाराष्ट्रात होतोय याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे। शिवाजी महाराज मुत्सद्दी होते, धोरणी होते, युद्ध नीतीमध्ये तज्ञ होते, गनिमी कावा म्हणजेच आजच्या सर्जिकल स्ट्राईकचे ते जनक देखील होते आणि म्हणून त्यांच्या या नीतीचा
मुत्सद्देगिरीचा आजही जगभरामध्ये अभ्यास सुरू आहे. शिवछत्रपतींनी मोठमोठे गडकिल्ले बांधले, त्यांचं विजन, आर्किटेक्चर, इंजिनिअरिंग त्या काळामध्ये आपण पाहिलेलं आहे. आणि म्हणून छत्रपती शिवरायांना अभिप्रेत असलेलं हिंदवी स्वराज्य आणि सुराज्य निर्माण करण्याचा ध्यास आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजींनी घेतलेला आहे आणि त्याची फळं आज देशातील जनता चाकत आहे. आणि म्हणून All right, we've heard several dignitaries at the Indian Navy Day celebrations, which are celebrated every year on the 4th of December to recognize the role and achievements of the Indian Navy. The date does hold historical significance as it commemorates Operation Trident during the 1971 Indo-Pak War. This year, Prime Minister Modi is attending Navy Day celebrations at Sindhudurg in Maharashtra, where the naval forces in just a short while from now will be carrying out an operational demonstration. This event is showcasing Indian Navy's state-of-the-art ships and aircrafts as well. This year, the theme was operational efficiency, readiness and mission accomplishment in maritime domain. The Indian Navy will be witnessing the participation of 20 warships along with 40 aircrafts comprising the MiG-29K and the LCA Navy as a major attraction, along with combat, beach reconnaissance and an assault demo by the Marine Commandos of the Indian Navy. This is the first time that the Indian Navy has organized a mega event that is not taking place at any major naval station. Yes, the location this time is the Sindhudurg Fort. Built in the year 1660 by the Maratha ruler Chhatrapati Shivaji Maharaj, the Sindhudurg Fort boasts of India's rich maritime history and also happened to meet the Navy's requirements to conduct an operational demonstration from the front lines. We are expecting Prime Minister Modi to speak in just a short while from now. We've heard both the Navy Chief as well as the Defence Minister. I have with me on the broadcast Captain Shyam Kumar, and I also have with us Captain Alok Bansal, who can perhaps help take us through the significance of what is happening today. Captain Shyam Kumar, let me begin with you, sir. I'd just like to understand from you, and if you can educate our viewers as well, what really, sir, as per you, is the purpose of celebrating the Navy Day? Thank you so much for giving me the opportunity on this day. First of all, I would like to give congratulations and my best wishes to all the personnel, naval personnel, officers, sailors and civilians who have been working hard to keep the Navy at sea and families happy at home. Today, the Indian Navy is a blue water Navy in far-flung areas. Apart from the coastal defense, the Navy is showing the presence in African coast, in the Pacific, in the Atlantic, and so on and so forth. With the induction of the second aircraft carrier and the submarines, now Navy is a potent force which is maintaining a credible deterrence which is required in our areas of influence in Indian oceanic regions. So with this strength and power and the backup of political will and the faith of the people in developing our Navy into the potent force, which was always a case in history, we are back to our showing our presence in the areas that we need to govern. And today's demonstration, which is going to see the might of the Indian Navy, all three surface, air and the underwater elements will be at display. And I'm sure the force is full of spirits. People are ready to give their best, and the nation is going to see a real demo of Navy, which is considered a silent service at a different medium of water. People are generally not aware of the exercises, the operations, the roles and responsibilities that the Navy undertakes in peace and war. And this is the right opportunity to show the entire the demonstration. The entire thing is going to show that, conduct the activities that the Navy do for the nation. Thank you.
Right, absolutely. Captain Shyam Kumar, I will come back to you in just a moment. But Captain Alok Bansal, all right, Prime Minister Modi is speaking now. Let's listen in. केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी राजनाथ सिंह जी, नारायण राणे जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, अजित पवार जी, सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार, नौसेना के सभी साथी और सभी मेरे परिवारजन, आज 4 दिसंबर का ये ऐतिहासिक दिन हमें आशीर्वाद देता है सिंधुदुर्ग का ऐतिहासिक किला, मालवण तारकर्ली का ये खूबसूरत किनारा, चारों ओर फैला छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का प्रताप, राजकोट फोर्ट पर उनकी विशाल प्रतिमा का अनावरण और आपकी ये हुंकार हर भारतवासी को जोश से भर रही है। आपके लिए ही कहा गया है, चलो चलो नई मिसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं, रुको नहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो। मैं नौसेना परिवार के सभी सदस्यों को नेवी डे पर विशेष रूप से बधाई देता हूं। आज के दिन हम उन शूरवीरों को भी प्रणाम करते हैं जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। साथियों, आज सिंधुदुर्ग की इस वीर भूमि से देशवासियों को नौसेना दिवस की बधाई देना वाकई अपने आप में बहुत बड़े गौरव की घटना है। सिंधुदुर्ग के ऐतिहासिक किले को देखकर हर भारतीय गर्व से भर जाता है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जानते थे कि किसी भी देश के लिए समुद्री सामर्थ्य कितना जरूरी होता है। उनका उद्घोष था, जलमेव यस्य बलमेव तस्य, यानी जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वह सर्वशक्तिमान है। उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना बनाई। कान्होजी आंग्रे हो, मायाजी नाइक भाटकर हो, हीरोजी इंदालकर हो, ऐसे अनेक योद्धा आज भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं आज नौसेना दिवस पर देश के ऐसे पराक्रमी योद्धाओं को भी नमन करता हूं। साथियों, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेते हुए आज भारत गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। मुझे खुशी है कि हमारे नेवल ऑफिसर्स जो अपलेट्स पहनते हैं, अब उसमें छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की विरासत की झलक भी देखने को मिलने वाली है। नए एपोलेट्स भी अब उनकी नौसेना के प्रतीक चिन्ह की तरह ही होंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि नौसेना के ध्वज को मुझे पिछले वर्ष छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत से जोड़ने का अवसर मिला था।
अब एपोलेट्स में भी छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का प्रतिबिंब हम सबको नजर आएगा। अपनी विरासत पर गर्व की भावना के साथ मुझे एक और घोषणा करते हुए आज गौरव हो रहा है। भारतीय नौसेना अब अपने रैंक्स का नामकरण भारतीय परंपराओं के अनुरूप करने जा रही है। हम सशस्त्र बलों में अपनी नारी शक्ति की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दे रहे हैं। मैं नौसेना को बधाई दूंगा कि आपने नेवल शिप में देश की पहली महिला कमांडिंग अफसर की तैनाती की है। साथियों, आज का भारत अपने लिए बड़े लक्ष्य तय कर रहा है और उसे पाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रहा है। भारत के पास इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक बड़ी ताकत है। ये ताकत 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास की है। ये ताकत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की मजबूती की है। कल आपने देश के 4 राज्यों में इसी ताकत की झलक देखी। देश ने देखा जब लोगों के संकल्प जुड़ते हैं, जब लोगों की भावनाएं जुड़ती हैं, जब लोगों की आकांक्षाएं जुड़ती है, तो कितने सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। अलग अलग राज्यों की प्राथमिकताएं अलग है, उनकी आवश्यकताएं अलग है, लेकिन सभी राज्यों के लोग राष्ट्र प्रथम की भावना से ओतप्रोत है। देश है तो हम है, देश आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। यही भावना आज हर नागरिक के मन में है। आज देश इतिहास से प्रेरणा लेकर उज्जवल भविष्य के रोडमैप तैयार करने में जुट गया है। लोगों ने नकारात्मकता की राजनीति को हराकर हर क्षेत्र में आगे निकलने का प्रण किया है। यही प्रण हमें विकसित भारत की ओर ले जाएगा। यही प्रण देश का वो गौरव लौटाएगा जिसका ये देश हमेशा से हकदार है। साथियों, भारत का इतिहास सिर्फ 1000 साल की गुलामी का इतिहास नहीं है, सिर्फ हार और निराशा का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास विजय का इतिहास है। भारत का इतिहास शौर्य का इतिहास है। भारत का इतिहास ज्ञान और विज्ञान का इतिहास है। भारत का इतिहास कला और सृजन कौशल का इतिहास है। भारत का इतिहास हमारे सामुद्रिक सामर्थ्य का इतिहास है। सैकड़ों वर्ष पहले जब ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब ऐसे संसाधन नहीं थे, तब उस जमाने में समंदर को चीरकर हमने सिंधुदुर्ग जैसे कितने ही किले बनवाए। भारत का सामुद्रिक सामर्थ्य हजारों साल पुराना है। गुजरात के लोथल में मिला सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट आज हमारी बहुत बड़ी विरासत है। एक समय में सूरत के बंदरगाह पर 80 से ज्यादा देशों के जहाज लंगर डालकर रहा करते थे। चोल साम्राज्य ने भारत के इसी सामर्थ्य के बलबूते दक्षिण पूर्व एशिया के कितने ही देशों तक अपना व्यापार फैलाया और इसलिए
जब विदेशी ताकतों ने भारत पर हमला किया तो सबसे पहले हमारी इस शक्ति को निशाना बनाया गया। जो भारत नाव और जहाज बनाने के मशहूर था, उसकी ये कला, ये कौशल, सब कुछ ठप कर दिया गया। और जब हमने समंदर पर अपना नियंत्रण खोया, हमने अपनी सामरिक आर्थिक ताकत भी खो दी। इसलिए आज जब भारत विकसित होने के लक्ष्य पर चल रहा है, तो हमें अपने इस खोए हुए गौरव को फिर से पाकर के ही रहना है। इसलिए ही आज हमारी सरकार भी इससे जुड़े हर क्षेत्र पर फोकस करते हुए काम कर रही है। आज भारत ब्लू इकोनॉमी को अभूतपूर्व प्रोत्साहन दे रहा है। आज भारत सागर माला के तहत पोर्ट लेड डेवलपमेंट में जुटा है। आज भारत मैरीटाइम विजन के तहत अपने सागरों के पूरे सामर्थ्य का इस्तेमाल करने की ओर तेज गति से बढ़ रहा है। मर्चेंट शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने नए नियम बनाए हैं। सरकार के प्रयासों से बीते 9 वर्षों में भारत में सी फेरर्स की संख्या में 140% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। मेरे साथियों, ये भारत के इतिहास का वो कालखंड है जो सिर्फ 5-10 साल का नहीं, बल्कि आने वाली सदियों का भविष्य लिखने वाला है। 10 वर्ष से भी कम के कालखंड में भारत दुनिया में 10वें नंबर की आर्थिक ताकत से बढ़कर 5वें नंबर पर पहुंच गया है। और अब बहुत तेजी से 3रे नंबर की आर्थिक महाशक्ति बनने की तरफ आज भारत अग्रसर है। आज देश विश्वास और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। आज दुनिया को भारत में विश्व मित्र का उदय होता दिख रहा है। आज स्पेस हो या फिर समंदर, हर जगह दुनिया को भारत का सामर्थ्य दिख रहा है। आज पूरी दुनिया भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की चर्चा कर रही है। जिस स्पाइस रूट को अतीत में हमने खो दिया था, वो अब फिर से भारत की समृद्धि का सशक्त आधार बनने जा रहा है। आज मेड इन इंडिया की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। तेजस विमान हो या किसान ड्रोन, यूपीआई सिस्टम हो या फिर चंद्रयान 3, हर जगह, हर सेक्टर में मेड इन इंडिया की धूम है। आज हमारी सेनाओं की अधिकतर जरूरतें मेड इन इंडिया अस्त्र शस्त्र से ही पूरी की जा रही है। देश में पहली बार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण शुरू हो रहा है। पिछले साल ही मैंने कोची में स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को नौसेना में कमीशन किया था। आईएनएस विक्रांत मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का एक सशक्त उदाहरण है। आज भारत दुनिया के कुछ गिने चुने देशों में है जिसके पास ऐसा सामर्थ्य है। साथियों, बीते वर्षों में हमने पहले की सरकारों की एक और पुरानी सोच को बदला है। पहले की सरकारें हमारे सीमावर्ती और समुद्र किनारे बसे गांवों को, इलाकों को अंतिम गांव मानती थी। हमारे रक्षा मंत्री जी ने अभी उसका उल्लेख भी किया। इस सोच के कारण हमारे तटीय क्षेत्र भी विकास से वंचित रहे। यहां मूल सुविधाओं का अभाव रहा।
आज समंदर किनारे बसे हर परिवार के जीवन को बेहतर बनाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। यह हमारी सरकार है जिसने 2019 में पहली बार फिशरीज सेक्टर के लिए अलग मंत्रालय बनाया। हमने फिशरीज सेक्टर में लगभग 40,000 करोड़ का निवेश किया है। इस वजह से 2014 के बाद से भारत में मछली उत्पादन 80% से ज्यादा बढ़ा है। भारत से मछली का एक्सपोर्ट भी 110% से ज्यादा बढ़ा है। अपने मछुआरों की मदद करने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। हमारी सरकार ने मछुआरों के लिए बीमा कवर 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया है। देश में पहली बार मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड का भी लाभ मिला है। सरकार फिशरीज सेक्टर में वैल्यू चेन डेवलपमेंट पर भी काफी जोर दे रही है। आज सागरमाला योजना से पूरे समुद्र किनारे में आधुनिक कनेक्टिविटी पर बल दिया जा रहा है। इस पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि समुद्री किनारों में नए उद्योग लगे, नए बिजनेस आए। मछली हो, दूसरा सी फूड हो, इसकी पूरी दुनिया में बहुत अधिक डिमांड है। इसलिए हम सी फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी इंडस्ट्री पर बल दे रहे हैं ताकि मछुआरों की आय बढ़ाई जाए। मछुआरे गहरे समंदर में मछली पकड़ सके, इसके लिए वो नावों के आधुनिकीकरण के लिए भी उनको मदद दी जा रही है। साथियों, कोंकण का ये क्षेत्र तो अद्भुत संभावनाओं का क्षेत्र है। हमारी सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, अलीबाग, परभणी और धाराशिव में मेडिकल कॉलेज खुले हैं। चिपी हवाई अड्डा शुरू हो चुका है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर माड़गांव तक जुड़ने वाला है। यहां के काजू किसानों के लिए भी विशेष योजनाएं बनाई जा रही है। समुद्री तट पर बसे रिहायशों के क्षेत्रों को बचाना हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए मैंग्रोव का दायरा बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इसके लिए विशेष मिस्ट्री योजना बनाई है। इसमें मालवन, अचरा, रत्नागिरी, देवगढ़, विजयदुर्ग सहित महाराष्ट्र की अनेक साइट्स को मैंग्रोव मैनेजमेंट के लिए चुना गया है। साथियों, विरासत भी और विकास भी, यही विकसित भारत का हमारा रास्ता है। इसलिए आज यहां इस क्षेत्र में भी अपनी गौरवशाली विरासत के संरक्षण का प्रयास हो रहा है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के कालखंड में जो दुर्ग, जो किले बने हैं, उनको संरक्षित रखने के लिए केंद्र और राज्य सरकार संकल्पित है। कोंकण सहित पूरे महाराष्ट्र में इन धरोहरों के संरक्षण पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि पूरे देश से लोग अपनी इस गौरवशाली विरासत को देखने आए। इससे इस क्षेत्र में टूरिज्म भी बढ़ेगा, रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। साथियों, यहां से हमें अब विकसित भारत की यात्रा और तेज करनी है। ऐसा विकसित भारत जिसमें हमारा देश सुरक्षित, समृद्ध और शक्तिशाली हो सके। और साथियों, आमतौर पर आर्मी डे, एयरफोर्स डे, नेवी डे ये दिल्ली में मनाए जाते रहे हैं और दिल्ली में जो आसपास के लोग हैं वो उसका हिस्सा बनते थे और ज्यादातर इसके जो चीफ होते थे उनके घर के लोन में ही ये कार्यक्रम होते थे। मैंने उस परंपरा को बदला है और मेरी कोशिश है कि चाहे आर्मी डे हो, नेवी डे हो या एयरफोर्स डे हो, देश के अलग अलग भाग हिस्सों में हो। और उसी योजना के तहत इस बार का नेवी डे
इस पवित्र भूमि पर हो रहा है जहां पर नेवी का जन्म हुआ था। और मुझे थोड़े समय पहले बता रहे थे कुछ लोग कि बोले पिछले सप्ताह से हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं इस हलचल के कारण। मुझे पक्का विश्वास है कि अब देश के लोगों का इस भूमि के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। सिंधुदुर्ग के प्रति एक तीर्थ का भाव पैदा होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने युद्ध के क्षेत्र में कितना बड़ा योगदान दिया था। जिस नेवी के लिए हम गर्व करते हैं उसकी मूल धारा छत्रपति शिवाजी महाराज से शुरू होती है। इसका गर्व आज देशवासी करेंगे। और इसलिए मैं नेवी के मेरे साथियों को, हमारे रक्षा मंत्री जी को मैं हृदय से बधाई देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए इस प्रकार के स्थान को चुना है। मैं जानता हूं ये सारी व्यवस्थाएं करना कठिन है, लेकिन इस क्षेत्र को भी लाभ होता है। बहुत बड़ी तादाद में जन सामान्य भी इससे जुड़ता है और विदेश के भी बहुत मेहमान यहां आज मौजूद हैं। उनके लिए भी बहुत सी बातें नई होगी कि नेवी का कंसेप्ट छत्रपति शिवाजी महाराज ने इतनी शताब्दियों पहले शुरू किया था। मैं पक्का मानता हूं जैसे आज G20 में दुनिया का ध्यान इस बात पर गया कि भारत सिर्फ विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इतना ही नहीं, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। उसी प्रकार से भारत है जिसने नेवी की इस कंसेप्ट को जन्म दिया, सामर्थ्य दिया और आज विश्व ने उसको स्वीकार किया है। और इसलिए आज का ये अवसर विश्व पटल पर भी एक नई सोच के लिए निर्माण का कारण बनने वाला है। मैं फिर एक बार आज नेवी डे पे देश के सभी जवानों को, उनके परिवारजनों को और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ पूरी शक्ति से एक बार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। Prime Minister Modi there on India's Navy Day. I'm going to quickly come back across to our guests who've also been listening with me. Captain Alok Bansal. All right, let's quickly listen into what's happening. Captain Bansal, give me just a moment. And there we have it. Okay, I think those are older visuals of the Prime Minister when he unveiled the statue of Chhatrapati Shivaji. Captain Bansal, the first time that the Indian Navy is doing, is performing all of these operational stunts at a location that is not a major naval station. What message is India then trying to put across? Firstly, I think Indian Navy is trying to reiterate its connect with the historical maritime sites, because Sindhudurg is actually a maritime fort built by Chhatrapati Shivaji Maharaj. And I think Prime Minister's speech gave the significance of this. He actually underlined this fact that this fort was built during Chhatrapati Shivaji Maharaj's time, and he talked of the eminent naval personalities which were actually responsible and associated with. He talked about the Sarkhel, or the admiral of Maratha fleet, Kanoji Angre. He also talked about Hiroji Indulkar, who was actually the architect who built this particular fleet. And I think this is a very, very significant development that Indian Navy has decided to move away from its naval bases and go in there. This firstly establishes the connect of the Navy with the local population, and I think reiterates our linkages, our ancient linkages. Now, coming to Prime Minister's speech, it was actually a very, very significant speech and a very, very important speech, because it talks of Indianization of the rank structure, especially as I understand of the personnel below officer's rank. This will be new, because all over the world, by and large, you have the Navy's nomenclature is same. So we are actually going to change it and make it gender neutral, make it Indianized version. That will be a big thing. He also talked of epaulets being changed. I am not very sure what is going to happen. But I think both Defense Minister as well as Prime Minister highlighted the fact
that women have come into the Navy in a big way. And I think the first lady commanding officer being appointed for INS Trinket is actually a very, very big thing. Prime Minister also tried to highlight India's historical maritime legacy, where he talked about Lothal Dockyard, he talked about Surat Port, he talked about Sindhudurg, of course, and he talked about Cholas, whose trade ships actually ruled across Southeast Asia. And he also made a very, very pertinent statement where he says that whoever controls the sea is the most powerful. And actually, he says, after we were colonized, the first thing the colonial powers did was they destroyed our navy. They targeted our navy, and our shipbuilding expertise was destroyed. And when we lost the control of the sea, we lost the control of our strategic economy. And he says what we are trying to do, build blue economy, Sagarmala. He also talked about INS Vikrant and how India has become one of the few countries that has this expertise of building an aircraft carrier, which he says is a very, very significant thing. And he also talked about how his government has actually focused on maritime arena, where they established a fisheries ministry. They have gone in for coastal development, where they're setting up industries, seafood processing, and bringing the coastal communities into the highlight and bringing into the national mainstream and ensuring that they strengthen. So it was a very, very significant thing. And I think this attempt by Indian Navy to take this event outside a major naval boast has gone on to connect the Navy with the coastal communities. And I think that is very, very important, because for very long, defense forces have lived in their isolated silos. Now, this is an attempt to mix with the local populace and ensure that they benefit and appreciate what they can gain out of this particular celebration. Right, absolutely. Captain Shyamkumar, coming back to you in the conversation, what really stands out to you, sir, as far as what the Prime Minister had to say today? He's, of course, boosted the morale of the Navy in his speech, but once again, the Prime Minister also reminding the Navy and India and the world, of course, through his address of how India has been a naval power for many centuries now. This is not something that has happened post-independence. So the Prime Minister there also touching upon the history and our historical connect with maritime operations and just the maritime ability of India, how it has only increased over the many centuries. Yes, very much. As we have heard his speech highlighting various facets of Indian naval history, maritime power, and the present happenings that the country is giving support and developing infrastructure. When we talk about naval power, we talk about maritime power. And in this case, today's speech is very, very significant in terms of maritime power. He has talked about naval capability building up, blue water naval capability indigenization, and at the same time, activities that happens at sea. As I said, naval operations are generally silent, but when we connect with the naval activities with the exclusive economic zone, 80% of land that we have is also at sea. And there the economy, agriculture as fishing, so on, that develops. When we say about fifth place in economy, we are looking at third place. So this fishing activities are going to add to that economic development. At the same time, indigenization and employability of the people, ports and harbors, Sagarmala, connectivity, the spice route which he talked about that he's revising, in India, Middle East, Europe corridor, which is, Benanjam port, which has just come up, our strength going to Colombo to bid for that terminus, and the Haifa port of Israel by Adani, public partnership. All this is together is giving a real impetus and thrust for maritime power. And number of ships that we are producing, merchant traffic that he's talked about, fishing activities and export that he talked about, the kind of faith and the kind of push that the government is giving, the funding that is happening to the Navy, which is very, very visible, and a 40,000 crore funding of aircraft carrier, that is third one also likely to be in the pipeline. Again, the merchant shipping, aircraft, and these machines take a lot of lead time. So a lot of planning and funding and continuous impetus from the government is required to build up the
maritime power, which was our legacy. He has talked about legacy a lot, starting from Shivaji's legacy to colonial past, forgetting the colonial past and taking the Navy into a different regime of modernity and Indian culture. So connecting people at Sindhudurg in Konkan coast, which has been a stronghold of the naval fleet of Indian history at sea, it is a right step, taking it away from the central corridors of Delhi to the public domain and increasing the curiosity and interest of the naval activities to the youth of the country and people around it, adding it to economical concepts. I think it is a great step, and I am nostalgic because first international fleet review which happened in Mumbai, I, being a Marine Commando pilot at that time, had this demonstration in front of Mr. Vajpayee and the whole world, 70 countries watching and their chiefs and their guests watching it. So I think I feel very nostalgic, and I feel like I'm there next to Sindhudurg's beach now, which is going to see a lot of activities soon. So I wish everyone all the best and all the families who are looking for it. And I expect the entire country and the world who is looking at naval power of India to keep supporting and keep giving us the same trust, same faith, and make the India back into the control of sea, which was again a speech content of the Prime Minister. And as we move forward in 24, 25, we are going to see more ships, more capabilities, and more indigenization. I think we will lead to it and show the world that we can do something different and rise in the naval capacity in the first 10 to the higher echelons and empower ourselves to thwart any attempt of anyone coming to our areas of influence and remain in power in our domain. Thank you. Right, absolutely. At the same time, Captain Alok Bansal, bringing you back into the conversation, when we talk about India's naval future, sir, I want to end on this note. Yes, we've made some important strides in just the past few years, but what else is it that India really needs to be looking at as far as our position as an emerging naval power is concerned? I think we have rightly agreed to build another aircraft carrier, which will be a big thing, because India definitely needs 3 aircraft carriers to be a blue ocean navy. We need to appreciate that Indian Ocean is the only ocean named after a country. We also need to build our infrastructure into our island territories. And we have gone in for massive indigenization. We have developed technology. We have a dedicated satellite for coastal areas, for seas. We have a lot of things. And I think we are doing a phenomenal job as far as the Navy's indigenization is concerned. And I think Navy is on the right track. The only thing what we need to do is I think we need to expedite our shipbuilding process. Our shipbuilding has been relatively slow, though we have acquired rare expertise of building aircraft carriers, submarines. We have built nuclear submarines. We are gaining grounds, but I think we need to set up assembly lines and ensure that these come out in timely manner. And I think we should not let these assembly lines idle. So one after the other, once the aircraft carrier comes out, we should actually plan the futuristic aircraft carrier, because by then, I think one of the aircraft carriers would start becoming due for retirement or decommissioning. So we'll have to work out that way. We need to work out in a way that Indian Navy at least has 3 aircraft carriers, and we should emerge as the predominant Navy as far as Indian Ocean region is concerned. Okay, I'm going to leave the last word then with Captain Shyamkumar. Captain Shyamkumar, same question to you before we cut across to this absolutely mesmerizing show that is on our screens right now. And of course, we want our viewers to also get a glimpse of this, but the same question to you, sir. As far as naval might is concerned, we've come a very far way. There's a lot of focus on Atmanirbharta. What is it that you suggest can be done in, say, the next 5 to 10 years to take it a step ahead? See, the maritime perspective plan is well endorsing the capability building in actually number, but in the teeth, in the strength. So now the Navy is capability centric, not the number centric. We have revised our plans and we are looking forward
for say 30 to 40 ships in next 5 to 6 years. There are ships under construction in different yards, and they are doing a fantastic job in the shipyards, and they will be all joining us. You have seen currently the indigenous aircraft carrier from Cochin shipyard. We have seen INS Impal, a destroyer which has been commissioned recently. We are looking for a third submarine, nuclear submarine SS BN, where we are going to have a ballistic submarine. We already have Arihant. Prime Minister himself has dedicated INS Arihant to the nation. He has dedicated INS Vikrant to the nation. Both are very, very strategic platforms for the country. And as you know, we are in the nuclear trident. We are a country which is just 6 countries are capable of launching the nuclear strategic nuclear missiles from sea, land, and air. So, despite having no first strike capability, by maintaining a credible deterrence by ballistic submarines, we are able to tell our adversaries that if you do anything which is against our requirements or our again anything which you do against us, you will be given a befitting reply, which is very, very clear in our maritime doctrine. We are adding submarine fleets to our strength. We are adding ships and aircraft to our strength. We have Rafale coming up for the ISC, for the Vikramaditya and INS Vikrant, and we will be using our Tejas twin engine deck-based aircraft, which would be going for our carrier operations soon. So again, as far as the aircraft is concerned, MiG-29 and Tejas and the Rafale are going to be punch line at the air defense of our assets at sea. Vikrant added with Vikramaditya and the second aircraft carrier. As I rightly brought out, as I was the director aircraft carrier project also, when we brought Vikramaditya here, we had talked about a nuclear powered aircraft carrier and 65,000 plus, which is the dream for us. And I'm sure the next aircraft carrier must be a larger one with a better catapult, electrical catapult launch system, which can launch more aircrafts, more swift operations. We have our choke points, Gulf of Aden, Hormuz, and Madagascar area, and the Malacca state. We need to have our constant surveillance by the P8I airborne aircrafts, and all these have been recently added. They are going one after another. We have got, helicopters from USA. We have purchased aircraft from various countries. We are now going for a multi, induction of the equipment, not only from one country like Russia or somewhere else. France, we have the UK, we have the USA support. All these people are helping us to bring a Navy to a higher capability. Thank you. All right, I thank all of our guests for joining us. And before we wrap up, let's quickly just dip into what's happening at the India Naval Day celebrations. Listen in. वो एलेक्स हैं जो सर्च एंड रेस्क्यू का प्रदर्शन कर रहे हैं। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रक्षा टोकरी या रक्षा पट्टिका का प्रयोग किया जाता है। इस समय बंधक को छुड़ा लिया गया है मरीन कमांडोज के द्वारा, और लाइट सपोर्ट व्हीकल जो बंधक को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए पोस्ट पर पहुंच चुकी है। गोलियों के बौछार के बीच सीना तान कर चलने वाले इन मरीन कमांडोज के लिए एक बार जोरदार तालियां। Ladies and gentlemen, the ship in front of you is INS Vinash from the Killer Squadron. The predecessor of these ships created history on the 4th of December 1971 when they rained fire onto Karachi, setting the port ablaze. Their actions are what we commemorate as Navy Day each year. We will now witness surface-to-surface missile or SSM launch demonstration by INS Vinash. The missile launch is simulated by firing flares from the missile vessel. Surface-to-surface missiles are the lethal armament used by ships to neutralize enemy surface targets above the water surface and on land. देवी और सज्जनों, अब मैं आपका ध्यान मंच के ठीक सामने दाहिनी तरफ बढ़ रही युद्धपोत की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। यह आईएनएस विनाश है, जिसके कमान कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर आदित्य तोमर। यह युद्धपोत सतह से सतह पर मिसाइल को लॉन्च करने का प्रदर्शन कर रही है। मिसाइल लॉन्च को फ्लेयर्स दागकर इंगित किया जा रहा है। इन्हीं किलर स्क्वाड्रन के युद्धपोतों ने
4 दिसंबर 1971 को आज ही के दिन कराची पर मिसाइल दागी थी, जिससे लगी भीषण आग पाकिस्तानी 7 दिन तक बुझा नहीं पाए थे। इसके पीछे आईएनएस विपुल है, जिसे कमान कर रहे हैं कमांडर भूपेंद्र सिंह। हेलीकॉप्टर युद्धपोतों को त्वरित गति से संसाधनों को पहुंचाकर समुद्र में इनकी कार्य क्षमता को मजबूती प्रदान करते हैं। यह संसाधन कोई मशीन का पुर्जा हो सकता है, दवाएं, रसद या कोई अन्य वस्तु। इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे वर्टिकल रिप्लेनिशमेंट वर्टरेप कहते हैं। अब आप चेतक हेलीकॉप्टर को आईएनएस विपुल पर वर्टरेप करता हुआ देख सकते हैं। चेतक को कमान कर रहे हैं लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ। As you can see, the Chetak helicopter will carry out replenishment in front of you. This is a challenging maneuver for the pilot who has to maintain their position in the air with respect to the rolling, pitching deck of the ship. Speaking of submarines, one of the most potent threats that we face at sea is the enemy submarine. Therefore, during our operations, the Indian Navy invests significant efforts in hunting these underwater predators. One of the most capable platforms for this are the Navy's anti-submarine warfare helicopters. Today, you will witness one such helicopter, the Sea King 42 Bravo, performing what we call dunking operation to detect an enemy submarine. देवी और सज्जनों, समुद्र की गहराइयों में घात लगाकर छुपी हुई दुश्मन की पनडुब्बी निश्चय ही एक बड़ा खतरा होती है। एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर इन सबमरीन को खोजने के लिए सोनार बॉडी को पानी में उतारकर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का प्रयोग करते हैं। इसे डंकिंग ऑपरेशन कहा जाता है। सी किंग 42 ब्रावो इस समय मंच के सामने आता हुआ ये लगभग 40 से 45 फीट की ऊंचाई पर आकर सोनार बॉडी को पानी में उतारकर सबमरीन का पता लगाने का प्रयास करेगा। The Sea King 42 Bravo carries a sonar which is used to detect the enemy lying silent underwater. In addition, the helicopter also carries sonobuoys which are used for sonic operations to detect submarines. The armament fit of the helicopter includes lethal anti-ship missiles, torpedoes and depth charges. The Sea King 42 Bravo has almost all capabilities of a warship and is known as a flying frigate. This helicopter has a crew of 2 pilots and 2 air operations officer. देवी और सज्जनों, मंच के ठीक सामने इस समय आईएनएस बेतवा है, जिसे कमान कर रहे हैं कैप्टन नितेश गर्ग। इस पर डेक लैंडिंग का प्रदर्शन सी किंग 42 ब्रावो कर रहा है, जिसके कमान कर रहे हैं कमांडर दीपक दीवान। चलती हुई जहाज में जो रोलिंग, पिचिंग, यॉइंग कर रही है, यानी तीनों एक्सिस पर हिल रही है, उसमें भी बहुत से छोटे से हेलीडॉक पर हेलीकॉप्टर उतारना बहुत साहस और जोखिम का काम है। देवी और सज्जनों, सिंधुदुर्ग की माटी में जन्मे और टोपीवाला हाई स्कूल मालवान में शिक्षा प्राप्त करने वाले कैप्टन मोहन सामंत, जिन्होंने भारत की तीसरी सबमरीन आईएनएस करंज को कमीशन किया और 71 के युद्ध में अपनी निर्णायक भूमिका के लिए महावीर चक्र प्राप्त करने वाले इस धरती पुत्र को सामने क्षितिज के पास भारतीय नौसेना की सबमरीन आईएनएस कंढेरी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही है। कंढेरी को कमान कर रहे हैं कमांडर कपिल कुमार। सबमरीन को इस समय आईएनएस विक्रमादित्य के बाईं तरफ देख सकते हैं आप। In a hostile environment, our ships are continuously under threat from adversaries from the surface of the sea, under the sea, as well as from the air. It is critical to detect and identify these threats as early as possible. As part of this effort, the Air Early Warning Helicopter Kamov 31 acts as the eyes of the fleet against air threats. Ladies and gentlemen, on your left side, you can see Kamov 31, also known as Flying Falcon, who will be returning to its mothership, INS Tabar, on completion of its AEW mission.
देवी और सज्जनों, मंच के ठीक सामने अब आईएनएस तबर को आप देख सकते हैं, जिसकी कमान कर रहे हैं कैप्टन सुधीर कुमार सिंह। बाईं तरफ से आता हुआ हेलीकॉप्टर कामोव 31 है, जिसे फ्लाइंग फॉल्कन भी कहा जाता है। समुद्र में खतरा सिर्फ पानी के नीचे या सतह पर ही नहीं, वरन आकाश से, जहां किसी भी दिशा से दुश्मन हमला कर सकता है। इसलिए दुश्मन के हमलावर विमान को शीघ्रातिशीघ्र पकड़ना सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए यह एयर अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर कामोव 31 अग्रणी भूमिका निभाता है, इसलिए इसे आई ऑफ द फ्लीट भी कहा जाता है। कामोव 31 अपना मिशन पूरा करके मदरशिप आईएनएस तबर पर वापस आ रहा है। अब आप कामोव 31 को तबर पर लैंडिंग होते हुए देख सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर की कमान कर रहे हैं कमांडर पंकज स्वैन। Ladies and gentlemen, now we wish to draw your attention to the left. The Indian Navy clearance divers, led by Lieutenant Abhideep Lamba, are approaching their target, which is a simulated offshore installation, an oil rig, a vital economic asset of the enemy. देवी और सज्जनों, अब आप भारतीय नौसेना के बहादुर क्लियरेंस डाइवर्स के साहसी करतब देखेंगे। आपकी बाईं तरफ एक पॉन्टून लगा हुआ है, जिस पर दुश्मन का ऑयल रिग बनाया गया है। नौकाओं से इन साहसी बाधा निकासी गोताखोरों को यथासंभव टारगेट के नजदीक पानी में उतार दिया जाता है। उसके बाद ये गोताखोर डाइवर प्रोपल्शन व्हीकल का उपयोग करते हुए पानी में अंदर ही अंदर तैरकर दुश्मन के अड्डे तक पहुंच जाते हैं। रास्ते में ये ऑरेंज लाइट या स्मोक हम सभी को सिर्फ इंगित करने के लिए करेंगे कि डाइवर इस समय वहां पानी के नीचे है। इस प्रकार अदृश्य रूप से पहुंचकर ये दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों को ध्वस्त कराते हैं। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट अभिदीप लांबा। The clearance divers of the Indian Navy in their combat role undertake underwater sabotage attacks on enemy ships inside the harbor and vital offshore installations. Ladies and gentlemen, the team of clearance divers have set up the explosive charges on enemy oil rig to destroy it. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.